प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम बात करेंगे न्याय के विविध आयाम या प्रकार। क्या न्याय के विविध आयाम या प्रकार। वास्तव में जब हम न्याय की अवधारणा का अध्ययन करते हैं, जैसा कि मैंने न्याय का अर्थ और परिभाषाओं के अंतर्गत बेहतर तरीके से सब बातें समझा दी हैं कि न्याय किसे कहते हैं, परंतु आज हम इतना तो जरूर समझें कि देखो भाई, न्याय की अवधारणा का संबंध सत्य, स्वतंत्रता, समानता, नैतिकता, धर्म, व्यवस्था, इन सब से होता है। किसी भी समाज व्यवस्था में यदि व्यवस्था नहीं है, इसका मतलब वहां न्याय नहीं है। किसी भी समाज व्यवस्था में स्वतंत्रता नहीं है, इसका मतलब वहां पर न्याय नहीं है। मतलब कहने का भावार्थ यह है कि न्याय की अवधारणा का संबंध सत्य, फिर से बोल रहा हूं मैं, सत्य, नैतिकता, धर्म, स्वतंत्रता, समानता और व्यवस्था से होता है। इसी के साथ में व्यक्ति और राज्य के आपसी संबंधों का जो आधार होता है, वह न्याय की अवधारणा भी होती है। अगर आपको व्यक्ति और राज्य के आपसी संबंधों का गहन अध्ययन करना हो तो न्याय की अवधारणा को समझना निहायत जरूरी है। तो इसलिए मैं मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों को न्याय की अवधारणा को व्यापक रूप में समझाऊंगा। चाहे इसके ऊपर मुझे 10 लेक्चर अपलोड करने पड़े, मगर न्याय की अवधारणा में मैं एक भी बात छोड़ूंगा नहीं, संपूर्ण बातें मैं आपको समझाऊंगा, जिससे कि मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों को इधर उधर भटकने की कतई आवश्यकता ना हो। तो सर्वप्रथम मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, प्रतिदिन जो मैं एक लेक्चर मेरे YouTube चैनल पर अपलोड करता हूं, उसकी जानकारी, सूचना आपको प्राप्त हो सके, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आशा करता हूं आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। यस, न्याय के विविध आयाम या प्रकार भी इसको कहा जाता है। देखिएगा भाई, वैसे तो सामान्य से रूप में न्याय के आयाम और प्रकार होते हैं। अगर मैं इनकी गिनती कराऊं तो वास्तविक रूप में यहां केवल आज हम 2 आयाम की चर्चा करेंगे, कानूनी औपचारिक न्याय और दूसरा प्राकृतिक न्याय। इससे आगे बढ़ते हैं तो सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, तात्विक न्याय और प्रक्रियात्मक न्याय। 5 प्रकार और हैं। 5 और 2 आज चर्चा चला रहे हैं हम, 7 आयाम हो गए। मतलब न्याय की अवधारणा के विशेषकर या मोटे रूप में या मुख्य रूप में बेटा 7 आयाम होते हैं या 7 प्रकार होते हैं। एक बार फिर से मैं आपको दोहरा रहा हूं, आज मैं केवल 2 आयाम की चर्चा करूंगा। देखिएगा, प्रथम है इसका आयाम कानूनी या औपचारिक न्याय, यस। दूसरा है प्राकृतिक न्याय, यस। तीसरा है सामाजिक न्याय, चौथा है आर्थिक न्याय, पांचवा है राजनीतिक न्याय, छठा है प्रक्रियात्मक न्याय और सातवां है तात्विक न्याय। प्रक्रियात्मक न्याय और तात्विक न्याय के ऊपर मैं अलग से विस्तृत रूप में लेक्चर अपलोड करूंगा, जिससे कि मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थी न्याय की अवधारणा को बहुत ही गंभीरता में, गहराई में, अंतः स्थल में जाकर के समझ सके कि वाकई में न्याय है क्या। वैसे मैंने न्याय के अर्थ के ऊपर अलग से लेक्चर अपलोड कर दिया है। तो आज हम न्याय के आयाम में केवल 2 आयाम की चर्चा करेंगे। कौन कौन सा आयाम? कानूनी औपचारिक न्याय और प्राकृतिक न्याय। तो मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, अब समझने का प्रयास करें। यस डियर स्टूडेंट्स, ध्यान दें। देखो, यहां तक जो बातें मैंने नोट की है, ये बात आप न्याय के जो 7 आयाम हैं, उन 7 आयामों पर लागू कर सकते हैं। यस, कैसे? मैंने लिखा समकालीन चिंतन में, समकालीन राजनीतिक चिंतन में न्याय की समस्या पर अनेक दृष्टियों से विचार किया जाता है, जिससे न्याय के विविध रूप सामने आते हैं। मतलब समकालीन समय के अंतर्गत जो राजनीतिक चिंतन है, जिसमें जॉन रॉल्स, हेयक इत्यादि विचारकों का नाम आता है, मैं इन सब के ऊपर अलग से लेक्चर भी अपलोड करूंगा। तो समकालीन चिंतन में न्याय की समस्या पर अनेक दृष्टियों से, दृष्टि का मतलब क्या होता है, दृष्टिकोण का मतलब क्या होता है
कि जिस नजरिए से न्याय को देखा जाता है, किस नजरिए से आप न्याय को समझना चाह रहे हैं। तो अनेक दृष्टियों से विचार किया जाता है जिससे न्याय के विविध रूप सामने आते हैं। मतलब आप न्याय को कानूनी दृष्टि से देख रहे हैं, या फिर जो है प्राकृतिक दृष्टि से देख रहे हैं, या सामाजिक दृष्टि से देख रहे हैं, या आर्थिक दृष्टि से देख रहे हैं, या राजनीतिक दृष्टि से देख रहे हैं, या तात्विक दृष्टि से देख रहे हैं, या प्रक्रियात्मक दृष्टि से देख रहे हैं। ये जो दृष्टिकोण है, जो ये 7 नजरिए हैं, ये 7 ही वास्तव में न्याय के 7 आयाम या प्रकार कहलाते हैं। यस, चलिए फिर मैंने लिखा है जिससे न्याय के विविध रूप सामने आते हैं। अब ये 7 रूप उभर कर सामने आ गए जिनका कि मैंने आपको नाम काउंट कराया। एक बार फिर से बोलूं, यस, कानूनी औपचारिक न्याय, बेटा जितेंद्र, धर्मेंद्र या सत्येंद्र नोट कीजिएगा, जिससे न्याय के विविध रूप सामने आते हैं, विविध आयाम सामने आते हैं, विविध प्रकार सामने आते हैं, जिसमें 7 मुख्य हैं। तो 7 के आप चाहे तो नाम नोट कर सकते हैं। वैसे आज हम केवल 2 को समझाएंगे। पहला है कानूनी औपचारिक न्याय, यस, दूसरा है प्राकृतिक न्याय, तीसरा है सामाजिक न्याय, चौथा है आर्थिक न्याय, पांचवा है राजनीतिक न्याय, छठा है तात्विक न्याय और सातवां है प्रक्रियात्मक न्याय। आज हम केवल 2 आयाम की चर्चा करेंगे। आगे बढ़ते हैं हम। इन रूपों से यह संकेत मिलता है कि इन रूपों से संकेत मिलता है, इन रूपों का मतलब इन 7 आयामों से, इन 7 प्रकारों से यह संकेत मिलता है कि क्या संकेत मिलता है? नंबर 1, न्याय के प्रति भिन्न भिन्न दृष्टिकोण क्या है। मतलब वास्तव में न्याय के प्रति भिन्न भिन्न दृष्टिकोण क्या है, न्याय को किस दृष्टि से देखा जा रहा है, सामाजिक दृष्टि से कि आर्थिक दृष्टि से कि राजनीतिक दृष्टि से कि तात्विक दृष्टि से कि प्रक्रियात्मक दृष्टि से कि प्राकृतिक दृष्टि से कि कानूनी औपचारिक दृष्टि से। यस, दूसरा, एक ही दृष्टिकोण के अंतर्गत न्याय के भिन्न भिन्न प्रयोग क्षेत्रों में इसका अभिप्राय क्या है। अब एक ही दृष्टिकोण के अंतर्गत न्याय के भिन्न भिन्न प्रयोग क्षेत्रों में इसका अभिप्राय क्या है, इसको समझना है हमें। जब हम 7 आयाम समझ जाएंगे और न्याय के ऊपर जैसा कि जॉन रॉल्स ने, हेयक ने वास्तविक रूप में अपने अपने सिद्धांत दिए, ये सभी सिद्धांत मैं अपलोड करूंगा, ये सारे सिद्धांत जब समझ जाएंगे तो न्याय की अवधारणा को आप समग्र रूप में, व्यापक रूप में, बेहतर तरीके से समझ जाएंगे। लेकिन क्रमबद्ध रूप में, व्यवस्थित रूप में समझना है हमें इसको। यस, इसके बाद मैंने यहां नोट किया है न्याय के विविध आयाम न्याय के स्वरूप को विविध संदर्भों में जानने समझने के प्रयत्न है। अब देखो, ध्यान देंगे यहां पर न्याय के विविध आयाम, न्याय के विविध आयाम जिसमें हम 7 आयामों की चर्चा कर रहे हैं। न्याय के विविध आयाम न्याय के स्वरूप को विविध संदर्भों में जानने समझने के प्रयत्न है। मतलब वास्तव में जो न्याय के विविध आयाम है, जैसे कानूनी औपचारिक न्याय है, प्राकृतिक न्याय है, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय है, प्रक्रियात्मक न्याय है, तात्विक न्याय है, तो ये जो 7 के 7 आयाम है, ये न्याय के जो विविध आयाम है, 7 आयाम है, ये न्याय के स्वरूप को विविध संदर्भों में जानने समझने के प्रयत्न है। ये न्याय को विभिन्न संदर्भों में समझने का प्रयत्न करते हैं। मतलब न्याय के विविध आयाम न्याय के स्वरूप को विविध संदर्भों में जानने समझने के प्रयत्न है। समझ गए? तो न्याय के विविध आयाम का मतलब क्या होगा? न्याय के स्वरूप को विविध संदर्भों में जानने समझने के प्रयत्न है, जिसमें कि 7 संदर्भों से हम न्याय के विविध आयामों को समझेंगे। ठीक है, तो आज हम केवल 2 की चर्चा कर रहे हैं। नंबर 1 कानूनी औपचारिक न्याय, नंबर 2 प्राकृतिक न्याय। आज हम केवल 2 आयाम की ही चर्चा करेंगे। मैं फिर से कह रहा हूं, न्याय के विविध आयाम न्याय के स्वरूप को विविध संदर्भों में जानने समझने के प्रयत्न है। और यहाँ वास्तविक रूप में कानूनी औपचारिक न्याय कानून की दृष्टि से समझेगा न्याय को, प्राकृतिक न्याय न्याय को वास्तविक रूप में प्रकृति के संदर्भ में समझेगा। क्या भावार्थ है, समझें। पहला है कानूनी औपचारिक न्याय। बेटा अब आप इन दोनों आयामों को अच्छे से समझने का प्रयास करें। यदि आप ये दोनों आयाम समझ जाते हैं तो अगले 5 आयाम समझने में हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जब 7 आयाम समझ जाएंगे, मुख्यतः 7 आयाम है, तो फिर आगे जॉन रॉल्स, हेयक
उदारवादी मार्क्सवादी जो दृष्टिकोण है, न्याय के जो दृष्टिकोण है, उदारवादी मार्क्सवादी दृष्टिकोण भी है, इन सबको जब मैं समझाऊंगा तो आपको उन्हें समझने में कतई परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि हम न्याय के आयाम को समझ चुके हैं, प्रकार को समझ चुके हैं। तो फिर बाहर से कुछ हो ही नहीं सकता उनमें। इस आगे जितने भी दृष्टिकोण होंगे, सिद्धांत होंगे, वो सब इसी दायरे में बात करेंगे, इन सातों आयामों की बात करेंगे। यस, कानून औपचारिक न्याय से हम समझते क्या है? देखो, मैंने बहुत संक्षेप में और सार रूप में लिखा है। देखो, जब दो पक्षों में परस्पर विरोधी दावों का फैसला करने के लिए प्रचलित कानून के अनुसार न्याय किया जाता है तो वह कानूनी न्याय कहलाता है, कानूनी न्याय कहते हैं। क्या मतलब हुआ? जब दो पक्षों में, दो व्यक्तियों में, दो संस्थाओं में, या एक व्यक्ति एक संस्था में, जब दो पक्षों में, पक्ष तो दो होना अति आवश्यक है, एक पक्ष होगा तो फिर हम वास्तविक रूप में देखें तो फैसला न्यायालय किस आधार पर सुनाएगा? जब दो पक्षों में परस्पर विरोधी दावों का फैसला करने के लिए प्रचलित कानून के अनुसार न्याय किया जाता है तो वह कानूनी न्याय कहलाता है, या उसे कानूनी न्याय कहते हैं। कैसे? जैसे उदाहरण के रूप में, जब देश के कानून के अनुसार किसी अपराधी को दंड दिया जाता है, मतलब जब देश के कानून के अनुसार किसी अपराधी को दंड दिया जाता है कि उस अपराधी ने ये अपराध किया है और उसकी ये सजा है, इस कानून के तहत इतनी सजा दी जानी चाहिए, तो ऐसा फैसला जब सुनाया जाता है तो उसे हम कानूनी न्याय की संज्ञा देते हैं। आप इसको नोट कीजिएगा। अब जैसे मैं आगे इसको और व्यापक रूप में ले रहा हूं, जैसे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जब अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार कोई फैसला देता है तो वह भी कानूनी न्याय होता है। मतलब जब हम इंटरनेशनल कोर्ट की बात करते हैं तो इंटरनेशनल कोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय भी जब अंतर्राष्ट्रीय कानून, इंटरनेशनल लॉ के अनुसार कोई फैसला देता है तो वह भी कानूनी न्याय होता है, क्योंकि वहां पर भी जब दो पक्षों में परस्पर विरोधी दावों का फैसला करने के लिए प्रचलित कानून के अनुसार न्याय किया जाता है तो वो भी एक प्रकार से कानूनी न्याय ही कहलाता है। मतलब प्रचलित कानून के अनुसार, या प्रचलित कानून में जो कुछ भी लिखा हुआ है उसके अनुसार, प्रचलित कानून के अनुसार जो फैसला सुनाया जाता है उसे ही कानूनी न्याय की संज्ञा दी जाती है। आगे बढ़ते हैं अब हम। कानून न्याय में कानून के प्रकट रूप को ही सबसे बड़ा प्रमाण माना जाता है, इसलिए यह औपचारिक न्याय की कोटि में आता है। अब देखो, अब यहां कुछ विद्यार्थी कानूनी औपचारिक न्याय को अलग अलग समझ जाते हैं। नहीं, अलग अलग नहीं है, एक ही बात है ये। क्या मैंने लिखा है? कानूनी न्याय में, जब आप समझे यहां, कानूनी न्याय में कानून के प्रकट रूप को ही सबसे बड़ा प्रमाण माना जाता है। सबसे पहले तो ये समझे कि जब कानूनी न्याय मतलब है जब प्रचलित कानून के अनुसार न्याय किया जाता है, प्रचलित कानून के अनुसार जब न्याय किया जाता है, इसका मतलब यह कि कानूनी न्याय में कानून के प्रकट रूप को ही सबसे बड़ा प्रमाण माना जाता है कि कानून में क्या लिखा हुआ है, कौन सी धारा क्या कह रही है, धारा में क्या लिखा हुआ है, किस अपराध के लिए कौन सा दंड दिया जाना है। तो कानून के प्रकट रूप को सबसे बड़ा प्रमाण माना जाता है, इसलिए यह औपचारिक न्याय की कोटि में आता है। यह औपचारिक न्याय की कोटि में क्यों आता है? क्योंकि कानूनी न्याय में कानून के प्रकट रूप को ही सबसे बड़ा प्रमाण माना जाता है कि धारा क्या कह रही है, उस धारा में किस अपराध के लिए किस दंड का प्रावधान किया गया है, उसके आधार पर ही फैसला सुनाया जाता है, इसलिए यह औपचारिक न्याय की कोटि में आता है। अतः इसे कानूनी औपचारिक न्याय की संज्ञा दी जाती है। चलिए अब ध्यान दें यहां पर, परंतु कानून की व्यवस्थाओं से न्याय की सारी समस्या हल नहीं हो जाती। आप ध्यान देंगे, अब ये भी सत्य है कि कानून की व्यवस्थाओं से वास्तविक रूप में प्रचलित कानून होते हैं, उन कानूनों के आधार पर सभी समस्याओं का हल नहीं हो सकता, क्योंकि कुछ बातें अधूरी रह जाती हैं, सब बातों का कानून में उल्लेख नहीं हो पाता है। इसलिए परंतु कानून की व्यवस्थाओं से न्याय की सारी समस्या हल नहीं हो जाती। जहां कानून मौन या अस्पष्ट हो वहां न्यायाधीश प्राकृतिक न्याय का सहारा लेते हैं। बेटा समझे, जहां कानून मौन, चुप, मौन या अस्पष्ट हो, मतलब जहां पर कानून कुछ नहीं कह रहा है, किसी प्रकार का कोई ऐसा अपराध कर दिया गया जिसके बारे में कानून में कोई उल्लेख नहीं है, तो इसका मतलब कानून वहां पर क्या है? मौन है, अस्पष्ट है,
कुछ कहा ही नहीं गया। तो जहां कानून मौन या स्पष्ट हो वहां न्यायाधीश प्राकृतिक न्याय का सहारा लेते, मतलब वहां पर न्यायाधीश अपने विवेकशीलता का, अपनी तर्क बुद्धि का प्रयोग करते हुए फैसला सुनाते हैं। इसे ही प्राकृतिक न्याय की संज्ञा दी जाती है। तो वहां पर प्राकृतिक न्याय का सहारा लिया जाता है। अब हम देखेंगे कि आखिर प्राकृतिक न्याय है क्या। तो चलो दूसरा बात करते हैं, दूसरा आयाम हो गया प्राकृतिक न्याय। देखो ये तो ध्यान रखना है कि कानून की व्यवस्थाओं से न्याय की सारी समस्या हल नहीं हो जाती, और जहां कानून मौन या अस्पष्ट हो वहां पर न्यायाधीश प्राकृतिक न्याय का सहारा लेते हैं। किसका सहारा लेते हैं? प्राकृतिक न्याय का सहारा लेते हैं। अब प्राकृतिक न्याय क्या है इसको समझना है हमें। देखो प्राकृतिक न्याय का मुख्य सरोकार कानून के अलिखित हिस्से से है। सबसे पहले तो ये समझेंगे आप कि प्राकृतिक न्याय का मुख्य सरोकार कानून के अलिखित हिस्से से है। मतलब विशेषकर मैं ये कहूंगा कि जो परंपराएं होती हैं, रीति रिवाज होते हैं, प्रथाएं होती हैं, उनसे इसका संबंध होता है। क्योंकि वास्तव में जो परंपराएं होती हैं, जो रीति रिवाज होते हैं, जो प्रथाएं होते हैं, ये अपने आप में अव्यक्त होती हैं, अस्पष्ट होती हैं, और धीरे धीरे जो परंपराएं रीति रिवाज श्रेष्ठ होते हैं, अच्छे होते हैं, जिन्हें की जनमत स्वीकार करता है, उन्हीं को व्यक्त रूप दिया जाता है, मतलब कानून का रूप दे दिया जाता है। ध्यान रखना है, ये सब बातें मैंने यहां नोट भी की हैं। देखो प्राकृतिक न्याय का मुख्य सरोकार कानून के अलिखित हिस्से से होता है, मतलब परंपराओं और रीति रिवाजों से होता है। अब यहां पर आप क्या कहेंगे कि यहां पर कानून का मुख्य सरोकार किससे होता है? लिखित रूप से होता है, अलिखित से नहीं होता है, लिखित रूप से होता है। इसका लिखित रूप से होता है और इसका अलिखित हिस्से से होता है। ठीक है, चलिए आगे। अब वहां न्यायाधीश अपने न्याय बोध का सहारा लेते हैं, मतलब प्राकृतिक न्याय के अंतर्गत जो न्यायाधीश होते हैं कोई फैसला सुनाते हैं, तो फैसला सुनाते समय अपने न्याय बोध का सहारा लेते हैं। न्याय बोध मीन्स अपनी तर्क शक्ति का, अपने विवेक का सहारा लेते हैं। ऐसी हालत में कानून पीछे छिपे हुए कानून को मान्यता दी जाती है। मतलब जब न्यायाधीश न्याय बोध का सहारा लेते हैं तो ऐसी स्थिति में कानूनों पीछे छिपे हुए कानून, नोट करें इसको, कानूनों पीछे छिपे हुए कानून। अब कानूनों पीछे छिपे हुए कानून क्या होते हैं? रीति रिवाज, प्रथाएं, पूर्व दृष्टांत होते हैं। यस, तो कानूनों पीछे छिपे हुए कानून को मान्यता दी जाती है। मतलब ऐसी हालत में कानूनों पीछे छिपे हुए कानून को मान्यता दी जाती है। कब? जबकि न्यायाधीश अपने न्याय बोध का सहारा लेते हैं, और न्यायाधीश अपने न्याय बोध या अपनी तर्क शक्ति का, अपने विवेक का सहारा कब लेते हैं? जबकि वास्तविक रूप में न्याय का, कानून का सरोकार अलिखित हिस्से से होता है, प्रथा और परंपराओं से होता है, तब वो न्याय बोध का सहारा लेते हैं। किसका सहारा लेते हैं? न्याय बोध का सहारा लेते हैं। और उससे जुड़े सिद्धांतों को प्राकृतिक न्याय की संज्ञा दी जाती है, और इससे जुड़े हुए जो सिद्धांत होते हैं उनको प्राकृतिक न्याय की संज्ञा दी जाती है। आगे जैसे इसे प्राकृतिक न्याय इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी प्रामाणिकता का स्रोत स्वयं प्रकृति है। अब देखो इस बिंदु को नोट करें बेटा, ध्यान दें। इसे प्राकृतिक न्याय इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी प्रामाणिकता का स्रोत स्वयं प्रकृति है। मतलब यह जो फैसला सुनाया जा रहा है उस फैसले की प्रामाणिकता स्वयं प्रकृति है। स्वयं क्या है? प्रकृति है, इसलिए इसको प्राकृतिक न्याय की संज्ञा दी जाती है। अगली बात, मनुष्य प्रकृति से ही विवेकशील प्राणी है, अतः विवेक या तर्क बुद्धि का प्रयोग करके जो निष्कर्ष निकाले जाते हैं वे प्राकृतिक न्याय का आधार है। अब समझे इसको भी, आप चाहे तो बिंदु के रूप में नोट कर सकते हैं। मनुष्य प्रकृति से ही क्या होता है? विवेकशील प्राणी है। मतलब यहां प्राकृतिक न्याय के अंतर्गत ये माना जाता है कि मनुष्य प्रकृति से क्या होते हैं? विवेकशील प्राणी होते हैं। ये बात सत्य है कि इस न्याय का मुख्य सरोकार कानून के अलिखित हिस्से से होता है, लेकिन यह भी तो सत्य है कि मनुष्य प्रकृति से विवेकशील प्राणी है। ये बात ये मानकर चलते हैं कि मनुष्य प्रकृति से बुद्धिमान होता है, विवेकशील होता है, उसमें तर्क बुद्धि होती है। अतः विवेक या तर्क बुद्धि का प्रयोग करके जो निष्कर्ष निकाले जाते हैं वे प्राकृतिक न्याय का आधार है। मतलब प्राकृतिक न्याय का आधार क्या है? यहां पर
क्योंकि ये क्या, तर्क बुद्धि का प्रयोग करके जो निष्कर्ष निकाले जाते हैं, जो फैसले सुनाए जाते हैं, वही प्राकृतिक न्याय का आधार होते हैं। और प्राकृतिक न्याय के नियम विश्वजनीन नियम है। विश्वजनीन, ध्यान देंगे, प्राकृतिक न्याय के नियम विश्वजनीन नियम है। इसका मतलब ये है कि जो प्राकृतिक न्याय के नियम होते हैं वो किसी एक देश विशेष के लिए नहीं होते, बल्कि पूरी दुनिया के लिए होते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया में वास्तविक रूप में जो प्रकृति होती है वो प्रकृति एक जैसी होती है। क्यों? क्योंकि वास्तविक रूप में जब प्राकृतिक न्याय इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी प्रामाणिकता का स्रोत स्वयं प्रकृति है और प्रकृति सर्वत्र एक जैसी होती है, इसलिए प्राकृतिक न्याय के नियम विश्वजनीन नियम होते हैं, किसी एक देश विशेष पर लागू नहीं होते, बल्कि ये पूरी दुनिया पर लागू होते हैं। ये बात भी आपको ध्यान रखना है कि प्राकृतिक न्याय के नियम विश्वजनीन नियम होते हैं जो पूरी दुनिया के ऊपर लागू होते हैं। ये एग्जाम में किसी भी रूप में प्रश्न पूछा जा सकता है। अगली बात नेक्स्ट बिंदु रूप में ले सकते हैं आप, कुछ लेखक, कुछ विद्वान, कुछ राइटर प्राकृतिक कानून को प्राकृतिक न्याय के साथ जोड़ते हैं। मतलब कुछ विद्वान ऐसे हैं जो कि प्राकृतिक कानून को प्राकृतिक न्याय के साथ जोड़ते हैं। जैसे स्टोइक दर्शन से, प्राचीन काल से स्टोइक दर्शन क्या है इसके ऊपर भी मैं अलग से लेक्चर अपलोड करूंगा। स्टोइक दर्शन से प्रारंभ और 17वीं 18वीं शताब्दी में लोकप्रिय रही। मतलब जो ये प्राकृतिक कानून को प्राकृतिक न्याय के साथ जोड़ने की बात आती है, ये स्टोइक दर्शन से प्रारंभ होता है और 17वीं 18वीं शताब्दी तक लोकप्रिय रहता है। मतलब दोनों के साथ जो संबंध की बात की जा रही है वो 17वीं 18वीं शताब्दी तक लोकप्रिय रहता है। लेकिन या परंतु एक विद्वान आते हैं एच.सी. मार्शल, इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी है नेचुरल जस्टिस, मतलब प्राकृतिक न्याय, 1959 में ये लिखी है। तो इसमें सीमित अर्थ में क्या, सीमित अर्थ में प्राकृतिक न्याय का प्रयोग किया है इन्होंने, सीमित अर्थ में। और सीमित अर्थ में कैसे किया है, इन्होंने कहा है ए और बी, दो पार्ट बताएं। कोई व्यक्ति स्वयं अपने मामले में न्यायाधीश नहीं होगा, कोई व्यक्ति स्वयं अपने मामले में न्यायाधीश नहीं होगा, सीमित रूप में इसका अर्थ बता रहे हैं। और बी लिया इन्होंने, दोनों पक्षों की सुनवाई अवश्य की जाएगी। मतलब टी.एच. मार्शल का कहना है कि दोनों पक्षों की सुनवाई अवश्य की जाएगी। तो यहां एच.सी. मार्शल ने प्राकृतिक न्याय का सीमित अर्थ में प्रयोग किया है और सीमित अर्थ में प्रयोग करते हुए इसका जो अभिप्राय बताया है वह दो रूपों में बताया, ए और बी, ये दोनों नोट करेंगे। परंतु इसके बाद में जे.आर. ल्यूकस, एक विद्वान और है जे.आर. ल्यूकस, इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी है द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिक्स, राजनीति के सिद्धांत, 1976 में लिखी है। इसके अंतर्गत इन्होंने, ये बात सत्य है कि प्राकृतिक न्याय का जो प्रयोग किया है वह व्यापक रूप में किया है, विस्तृत रूप में किया है। और विस्तृत रूप में करते हुए इन्होंने एक को ही, मतलब ये जो इन्होंने एच.सी. मार्शल ने कहा कि कोई व्यक्ति स्वयं अपने मामले में न्यायाधीश नहीं होगा, कोई व्यक्ति स्वयं अपने मामले में न्यायाधीश नहीं होगा। वास्तविक रूप में न्यायाधीश फैसला सुनाते समय अपने विवेक का, तर्क बुद्धि का प्रयोग करेंगे, पूर्व दृष्टांतों का प्रयोग करेंगे, रीति रिवाज प्रथाओं के आधार पर अपना फैसला सुनाएंगे। इसलिए यहां पर जे.आर. ल्यूकस ने प्राकृतिक न्याय का जो अर्थ बताया है वह व्यापक या विस्तृत रूप में बताया, मैंने नोट भी कर दिया है। एक को ही स्वीकारा, मतलब एक का मतलब यहां यह है कि कोई व्यक्ति स्वयं अपने मामले में न्यायाधीश नहीं होगा, लेकिन इसको और भी आगे बढ़ा दिया है। एक को ही स्वीकार है, अर्थात विस्तृत रूप में प्राकृतिक न्याय का प्रयोग किया है। इसके बाद में अगली बात आती है, प्राकृतिक न्याय का विचार क्षेत्र धीरे धीरे विस्तृत होता जा रहा है। आप ध्यान देंगे यहां जो ये प्राकृतिक न्याय है, इस प्राकृतिक न्याय का विचार क्षेत्र धीरे 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 विस्तृत व्यापक होता जा रहा है। जैसे यहां पर एच.सी. मार्शल ने इसका प्रयोग सीमित अर्थ में किया है, उसके बाद में जे.आर. ल्यूकस ने इसको थोड़ा सा व्यापक बना दिया, परंतु धीरे 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 प्राकृतिक न्याय का विचार क्षेत्र क्या होगा, धीरे धीरे विस्तृत होता जा रहा है। क्यों होता जा रहा है? वैसे भी देखिए वास्तव में जो ये प्राकृतिक न्याय है इसको आज सार तत्व माना जाने लगा है। मतलब प्राकृतिक न्याय को आज न्याय का सार तत्व माना जाने लगा है। क्यों माना जाने लगा है? क्योंकि सामाजिक चेतना के विकास के साथ साथ प्राकृतिक न्याय का ज्यादा से ज्यादा हिस्सा
अव्यक्त रूप को त्याग कर अव्यक्त, क्योंकि रीति रिवाज और प्रथाएं तो अव्यक्त होती है, अव्यक्त रूप को त्याग कर नए नए कानूनों के रूप में व्यक्त होता जाता है, नए नए कानूनों के रूप में व्यक्त होता जाता है। मतलब अव्यक्त रूप को व्यक्त रूप दिया जा रहा है, अस्पष्ट रूप को स्पष्ट रूप दिया जा रहा है, अलिखित रूप को लिखित रूप दिया जा रहा है। कैसे? जैसे जैसे सामाजिक चेतना का विकास हो रहा है वैसे वैसे प्राकृतिक न्याय का ज्यादा से ज्यादा हिस्सा अव्यक्त रूप को त्याग कर, जो इसका अलिखित रूप है जो रीति रिवाज और प्रथाएं, अव्यक्त रूप को त्याग कर नए नए कानूनों के रूप में व्यक्त होता जा रहा है। नए नए कानूनों के रूप में व्यक्त होता जा रहा है मतलब अलिखित रूप धीरे धीरे लिखित रूप होता जा रहा है। किसके कारण? सामाजिक चेतना के विकास के साथ साथ। अतः आप कह सकते हैं कि प्राकृतिक न्याय का विचार क्षेत्र धीरे धीरे विस्तृत होता जा रहा है। जैसे जैसे सामाजिक चेतना का विकास होता जा रहा है वैसे वैसे वास्तविक रूप में जो रीति रिवाज है, प्रथाएं हैं, या जो न्याय का, कानून का अलिखित क्षेत्र है वह धीरे धीरे लिखित होता जा रहा है। जो अव्यक्त रूप है वह धीरे धीरे व्यक्त रूप, यहां मैंने लिखा भी है, अव्यक्त रूप को त्याग कर नए नए कानूनी के रूप में व्यक्त होता जा रहा है। एक बार फिर से बोलूंगा ये बात में, प्राकृतिक न्याय का विचार क्षेत्र धीरे धीरे विस्तृत या व्यापक होता जा रहा है और प्राकृतिक न्याय वास्तविक रूप में न्याय का सार तत्व माना जाने लगा है। नोट करें यहां पर, प्राकृतिक न्याय न्याय का सार तत्व माना जाने लगा है। नोट करें, फिर से बोल रहा हूं, प्राकृतिक न्याय न्याय का सार तत्व माना जाने लगा है। आपसे पूछा जा सकता है कि न्याय का सार तत्व निम्न में से किसे माना जाता है? तो प्राकृतिक न्याय को माना जाता है, सार तत्व माना जाने लगा है। और सामाजिक चेतना के विकास के साथ साथ सामाजिक चेतना, समाज में जैसे 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 चेतना की वृद्धि होती है, सामाजिक चेतना के विकास के साथ साथ प्राकृतिक न्याय का ज्यादा से ज्यादा हिस्सा, प्राकृतिक न्याय का ज्यादा से ज्यादा हिस्सा अव्यक्त रूप को त्याग कर, अव्यक्त रूप मतलब रीति रिवाज, प्रथाएं, पूर्व जो दृष्टांत होते हैं, जो अलिखित रूप होता है उसको अव्यक्त रूप कहते हैं। अव्यक्त रूप को त्याग कर नए नए कानूनों के रूप में व्यक्त होता जा रहा है। मतलब अव्यक्त रूप व्यक्त होता जा रहा है, मतलब अलिखित रूप लिखित रूप प्राप्त करता जा रहा है। यह हो गया आज न्याय के विविध आयाम या प्रकार में। दो प्रकार के आयाम लिए हमने आज, क्या? कानूनी औपचारिक न्याय और दूसरा प्राकृतिक न्याय। मुझे पूरा विश्वास है आप ये दोनों आयाम ठीक से समझ गए होंगे। परंतु इस लेक्चर में मुख्य जो बात आई है, क्या आई है कि प्राकृतिक न्याय वास्तविक रूप में न्याय का सार तत्व माना जाने लगा है। ये आपको नोट करना है, क्या? प्राकृतिक न्याय न्याय का सार तत्व माना जाने लगा है। क्यों? क्योंकि सामाजिक चेतना के विकास के साथ साथ वास्तविक रूप में यहां क्या प्राकृतिक न्याय का ज्यादा से ज्यादा हिस्सा अव्यक्त रूप को त्याग कर नए नए कानूनी के रूप में व्यक्त होता जा रहा है या व्यक्त होता जाता है। इसका मतलब यह है कि रीति रिवाज, प्रथाएं और परंपराएं जो होती हैं उनको धीरे धीरे लिखित रूप दिया जा रहा है। इसलिए जो प्राकृतिक न्याय है वह ही वास्तव में न्याय का सार तत्व माना जाने लगा है। इसके ऊपर आप विशेष फोकस करेंगे, इसको ध्यान दें बेटा, इसको नोट करना है। ये हो गया आपका न्याय के दो आयाम, दो प्रकार। मुझे पूरा विश्वास है आप न्याय के ये दो आयाम ठीक से समझ गए होंगे। मैं इस प्रकार से आपको 7 के 7 आयामों को समझाने का प्रयास करूंगा और मैं भरसक प्रयास करूंगा कि आपको कहीं कोई परेशानी नहीं आए। न्याय के आयाम समझाने के बाद में मैं आपको न्याय के जो विभिन्न दृष्टिकोण हैं उन दृष्टिकोणों को भी समझाऊंगा। जैसे उदारवादी दृष्टिकोण है, मार्क्सवादी दृष्टिकोण है, जॉन रॉल्स का न्याय का सिद्धांत है, हेग का न्याय का सिद्धांत है, ये सभी मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। जैसे नारीवादी दृष्टिकोण भी है, समुदायवादी दृष्टिकोण भी है, दुनिया भर के दृष्टिकोण है। मैं इन सबको एक एक करके आपको समझाऊंगा। मेरा मूल मकसद है राजनीति विज्ञान को गंभीरता से, गहराई से समझाना। मेरा यहाँ केवल ये नहीं है कि मैं औपचारिकता निभाऊंगा कि चलो हम जस्टिस समझा रहे हैं, बस एक लेक्चर में बात समाप्त करूं। नहीं, मैं आपको इस रूप में ले जाकर छोड़ दूंगा कि आप स्वयं निष्कर्ष मूल्यांकन निकालने लग जाएंगे और आपको इधर उधर भटकने की कतई आवश्यकता नहीं होगी। तो मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, आज न्याय के जो दो आयाम मैंने समझाए हैं, मुझे पूरा विश्वास है आप ये दोनों आयाम बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। यस, ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।